नमस्कार, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे देश विभाजन के बाद फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद किस तरीके से कुल कितने वाचन हुए और क्या कहते हैं किस तरीके से संविधान हमारा कब बनकर पारित हुआ और कब जो है भारतीय संविधान लागू हुआ। इन सब के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक बार उसे हम जो है कोरिलेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसी को क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि 31 अक्टूबर 1947 को देश के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या नियत रह गई, वो 299 रह गई और उन्हीं 299 में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुन के आए थे और 70 सदस्य जो है देशी रियासत से जो है प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कर रहे थे। और हमने यहाँ तक कि इसके पहले के क्लास में आप लोगों से चर्चा किया था कि भारतीय संविधान कब बनकर पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था? पारित हो गया था। और उसके बाद हमारा जो भारतीय संविधान था 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। क्यों लागू 26 जनवरी को ही किया जबकि जो है क्या कहते हैं 26 नवंबर को ही पारित हो गया था? कारण क्या था? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उनका जो मानना था कि सर्वप्रथम जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी की याद को संजोए रखने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने या संविधान सभा निर्माताओं ने जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया? लागू किया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था? पारित हो गया था। लेकिन 26 नवंबर को ही कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। जिसमें से हमने बताया था नागरिकता था 5 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367 और 369, 380, 88, 91, 92, 391, 392, 393 इन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। क्योंकि अगर नागरिक नहीं होंगे तो चुनाव कैसे होगा? तो नागरिकता तो बहुत ज़रूरी बात थी जो है उसे लागू करना और उसी के आधार पर चुनाव होना था और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार से पहले आम चुनाव होना था, तो आम चुनाव के लिए चुनाव वाले जो क्या कहते हैं अनुच्छेद हैं उसे क्या करना था? लागू करना था। तो 324 जो है निर्वाचन से संबंधित जो है उसे भी क्या किया गया? लागू कर दिया गया और अस्थायी कानून जो बनाए गए थे संविधान निर्माण के समय उन सबको जो है लागू रखा गया। और हमने आपको इसके पहले के क्लास में ये भी बताया था कि किस तरीके से संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान के निर्माण में? कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 4 अधिवेशन पहले ही संपन्न हो चुका था जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले ही 4 अधिवेशन क्या हो गए थे? संपन्न हो गए थे। तो अब हम इसी क्लास को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, हमारे संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट काम किए थे, उसे भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो संविधान सभा था, उसने 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, ट्राई कलर, 3 कलर, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा और उसके बीच में जो है अशोक चक्र जो है 24 तीलियाँ हैं, जो देश के 24 घंटे प्रगति करने के संदेश को जो है देता है। तो इस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने क्या कर दिया था? पारित कर दिया था। तो भारत के स्वतंत्र होने से कुछ ही दिन पहले जो है राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय तिरंगे को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया। अब हमारा हमारा जो भारतीय संविधान सभा था, उसने 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो है अंतिम अधिवेशन हुआ था। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है लिखा था
और रचित किया था और वो जो है आनंद मठ से लिया गया है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान जन गण मन जो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, लेकिन उसका जो हिंदी संस्करण था उसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लेकिन राष्ट्रगान जो हमारा जिसे लिया गया, जो अवतरित किया गया जिस राष्ट्रगान को, वो हिंदी संस्करण के राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा ने क्या किया, अपना लिया। तो 24 जनवरी 1950 को क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान जन गण मन को क्या किया गया, अपनाया गया, जो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से लिया गया है। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से तत्वबोधनी के भारत भाग्य विधाता शीर्षक से राष्ट्रगान को लिया गया, जिसे रवीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रचित किया था। संविधान हमारा जो है, वो संविधान का जो मूल प्रति, अंग्रेजी में हमने कहा था हमारा संविधान का मूल प्रति जो है वो अंग्रेजी में लिखा गया और उस संविधान के मूल प्रति को हीलियम गैस में रखा गया। अब क्यों हीलियम गैस में रखा गया, क्योंकि जो हमारा भी पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें ऑक्सीजन में नमी होती है, तो ऑक्सीजन के साथ नमी करके जो उसमें स्याही या रिफिल्स जिससे लिखा गया होता है वो छिटक जाती है और जिससे उसके खराब होने की गुंजाइश रहती है। तो इसके कारण से हमारा जो मूल प्रति है संविधान का, उसे हीलियम गैस में रखा गया है, जिसके कारण से उसमें किसी प्रकार का जो है, उसमें लिखावट में या किसी प्रकार का उसमें अव्यवस्था ना हो, जैसे लिखा गया उसी तरीके से क्या रहे, संयोजित रहे, उसी तरीके से व्यवस्थित रहे। इस कारण से उसे हीलियम गैस में संयोजित करके भारतीय संविधान के मूल प्रति को क्या किया गया है, रखा गया है। और हमने बताया हमारा जो संविधान सभा है उसमें कुल 166 बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई और उस 166 बैठकों में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, संविधान का निर्माण किया गया, उसमें 166 बैठकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हमने बताया संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। अंतिम अधिवेशन संविधान का कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 12वां अधिवेशन हुआ, जिसमें जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाए जाने की घोषणा की थी और उसी दिन अपना लिया गया था। देश विभाजन से पहले हमने बताया कि कुल 4 अधिवेशन हो चुके थे। 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मिनी संविधान के नाम से क्यों, क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में बहुत अधिक जो है संशोधन हुए, जिसके कारण से मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अब एक निर्णय था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती एक अपना एक जो है क्या कहते हैं, मठ था, मठ के अनुयायी थे, वो सर्वे सर्वा थे। वो अपने प्रचार के लिए जो है क्या कहते हैं, संस्था के प्रचार के लिए कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकते थे। उसी के मामले में एक फैसला जो है, केशवानंद भारती जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर जो है केरल सरकार के खिलाफ वही को कहा गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में, निर्णय में कहा गया कि संविधान की क्या कहते हैं, संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। अर्थात संसद संविधान के किसी उस नॉर्मल प्रकार से संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन संविधान में नहीं कर सकती है कि जिससे उसके मूल ढांचे में जो है क्या हो, छेड़खानी हो। तो इसलिए संविधान के मूल ढांचे में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में 1973 में निर्णय दिया कि संसद जो है क्या कर सकती है, संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। अर्थात जो उसका मूल संरचना है उसमें नकारात्मक सोच जो है नहीं संशोधित की जा सकती है, पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं, अर्थात सकारात्मक चीजें उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन नकारात्मक चीज जो मूल ढांचा है उसे हटा आप
नहीं सकते हैं। तो इसलिए वहां पर केशवानंद भारती ने इसमें फैसला आया था 7-6 से फैसला जो है पारित हो गया था। ठीक है ना? तो इस तरीके से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला जो है मान गया। अब जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा प्रलेख वाला संविधान है। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे लंबा, प्रलेख का मतलब लिखा हुआ, हस्तलिखित। तो विश्व का सबसे लंबा संविधान किसका है? प्रलेख वाला भारत का संविधान है। और अनुच्छेद 395 के अनुसार संविधान की शुरुआत के साथ ही, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 395 के अनुसार संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था और उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395 के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पारित हुआ था अंग्रेजों के समय में, जो अंग्रेजों के शासन से संबंधित था उसे, और भारत शासन अधिनियम 1935 इसे भारतीय संविधान में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो याद रखना है। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ये इसमें से भारतीय संविधान पर सबसे गहरा अगर किसी का असर पड़ा तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का जो मुख्य स्रोत था, भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत था, जो भौतिक सामग्री का स्रोत था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। अर्थात जो भारत शासन अधिनियम 35 था, इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद सेम टू सेम भारतीय संविधान में उतार लिया गया है। 250 अनुच्छेद थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सेम टू सेम उतार लिया। इसीलिए कहा गया भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव कौन से शासन अधिनियम का पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। और भारत शासन अधिनियम 1935 जो भौतिक स्रोत, भौतिक सामग्री का स्रोत है, उसे जो है क्या किया गया? यहाँ से पूरा 250 अनुच्छेद उतार लिया गया। जो संघीय व्यवस्था, अगर आप याद रखें तो संघीय व्यवस्था हो गई, न्यायपालिका हो गया, राज्यपाल हो गया, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा तथा आधिकारिक प्रशासन से संबंधित जो भी बातें हैं वो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या गया? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के मतलब संघ का पूरा शासन होगा, देश में संघ की जो है ज्यादा वैल्यू होगी, तो वही हो गया संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका और कौन सा? राज्यपाल और आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, लोक सेवा आयोग और आधिकारिक प्रशासन का जो विवरण है वो कहां से लिया गया है? इस एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम बात कर लेते हैं कि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 था, उसे जो है क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कौन सा? एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949। ये क्या था? प्रिवी काउंसिल का अर्थ होता है किसी देश का, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष कि भारत से संबंधित किसी मामले को पहले क्या कर सकता था? सलाह के लिए मांग सकता था। तो उसमें कोई संशोधन हो या किसी प्रकार का वहां पर समस्या हो तो उसके लिए प्रिवी काउंसिल एक्ट था, है ना, प्रिवी काउंसिल था। तो वहां पर वो किसी देश की संस्था या कोई संस्था जो है वहां पर उसको सलाह देने के लिए कि इसमें इस तरीके से किया जाना चाहिए, इस तरीके से संशोधन किया जाना चाहिए, उसे जो है क्या कहते हैं? अन्य देशों को भी अधिकार था। लेकिन कब? 1949 में। कौन सा? एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल एक्ट ज्यूरिडिक्शन एक्ट को 1949 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब कोई दूसरा देश जो है भारत के मुद्दे में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन इसके पहले से हस्तक्षेप कर सकता था कोई राष्ट्राध्यक्ष। तो वही था एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949। इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और इस तरीके से
लागू कर दिया गया, तो अब दूसरे देश इससे जो है किसी प्रकार का मध्यस्थता भारत में नहीं कर सकते थे किसी मामले पर। विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है, जिसमें से जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसमें केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं और 1 पेज का है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान, 7 पेज का, 7 अनुच्छेद का, और जिसमें केवल 1 पेज में अमेरिका का संविधान क्या किया गया है? लिखा गया है। संविधान का जो दार्शनिक भाग है, मौलिक अधिकार है और तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात दर्शन, जो पूरे संविधान का जो दर्शन समाया हुआ है, पूरे संविधान का जो एक सार है, वो पूरे संविधान का सार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कौन से? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से जो है प्रेरित है। ये सब जो है संविधान के क्या है? दार्शनिक भाग है। तो संविधान का दार्शनिक भाग किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये क्या है? कैसा है? संविधान का दार्शनिक भाग है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और भारत के संविधान पर हमने आपको बताया जो सबसे गहरा असर पड़ा, किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। संविधान का एक राजनीतिक भाग जो कहलाता है वो क्या होता है? तो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, जो कैबिनेट सरकार होती है, कैबिनेट मंत्रियों का, अनुच्छेद 75, आप 76 आप याद रखें, 74, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं? अनुच्छेद 74, 73, तो ये सब पे जो है कैबिनेट सरकार के बारे में वहां पर बताया गया है। तो कैबिनेट का सिद्धांत जो है वो कैसा है? राजनीति से संबंधित। कैबिनेट में उसमें फैसला लेना है, क्या करना है, वो सब राजनीति से संबंधित है। तो संविधान का राजनीतिक भाग जो है वो कैबिनेट सरकार है। और क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका नियम कानून बनाती है, उस कानून को, शासन प्रशासन को चलाने का काम, सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम, दुरुस्त रखने का काम किसका होता है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका का काम क्या होता है? शासन प्रशासन या कानून बनाना। किसका काम है? विधायिका का। विधायिका का काम होता है कानून। विधायिका के अंतर्गत संसद आती है और संसद जो है क्या करती है? कानून बनाती है। तो विधायिका जो है देश के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है, और उस कानून के अनुसार कार्यपालिका क्या करती है? देश को चलाती है। शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से दुरुस्त रखने का काम कार्यपालिका करती है। तो इस तरीके से कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब जो है कैसे हैं? राजनीतिक भाग है। संविधान का राजनीतिक भाग है, जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, ये सभी जो है जो पार्ट है, ये कहां से? ब्रिटेन के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है। तो आशा करते हैं आपको इन सब के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। अब एक बात ध्यान रखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी है कि अमेरिका का संविधान कैसा है? अनम्य, कठोर। अमेरिका का संविधान अनम्य अर्थात कठोर है। कठोर किस लिए है? क्योंकि अमेरिका के संविधान में अगर संशोधन करना है, तो अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत विशेष प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष प्रकार से उसमें बहुत ही बहुमत, 2/3 बहुमत आप समझ लीजिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वहां का संविधान क्या है? कठोर है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में संशोधन के लिए जैसे आम कानून बन जाते हैं, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कानून बनाना हो, पार्लियामेंट से कोई आम कानून पारित हो जाता है, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में जो है बहुत आसानी से कोई नियम कानून जो है पारित हो जाता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान जो है संशोधन बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान जो है नम्य है अर्थात लचीला है। क्यों लचीला है? क्योंकि वहां पर संशोधन करने के लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। कैबिनेट पार्लियामेंट में जैसे आम संशोधन कर दिए जाते हैं, आम चुनाव या आम संशोधन बना देते हैं नए तरीके से, है ना, कानून बना देते हैं, तो उसी प्रकार से संशोधन में कैबिनेट के द्वारा आसानी से पारित हो जाता है। लेकिन भारत का संविधान जो है वो अनम्य अर्थात
लचीला तथा कठोर, अर्थात नम्य और अनम्य दोनों है, लचीला और कठोर दोनों है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में कहीं-कहीं पर संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत अर्थात 1/2 प्लस 1 आधे से 1 ज़्यादा में क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। तो साधारण बहुमत भी है और किसी विशेष उसमें जो है संशोधन करना हो, किसी विशेष प्रकार का संशोधन करना हो, तो वहाँ पर 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। और तो कहीं-कहीं तो ज़्यादा जो है संशोधन जैसे मौलिक अधिकार संबंधी या किसी विशेष संशोधन करना हो, तो 2/3 बहुमत के अलावा 1/2 राज्यों आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए, आधे से एक और अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, तब संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा। तो इसलिए कोई नॉर्मल मामला है, तो वहाँ पर आसानी से संशोधन हो जाता है, आधे से अधिक, है ना? एक ज़्यादा या विशेष 2/3 बहुमत या 2/3 के अलावा 3 प्रकार का है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के अलावा 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, तब कहीं पर संविधान में भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इसलिए भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो आशा करते हैं आपको नम्य, अनम्य और लचीला, कठोर ये सारे आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिसके आप नए क्लास के वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त होता जाए। धन्यवाद और फिर से नए क्लास का वीडियो अपलोड करके हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।